नमस्कार, मैं हूं छाया। इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के निर्वारण पर स्थित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के दफ्तर पर देर रात पेट्रोल बम से हमला करने की कोशिश की गई। पुलिस के अनुसार देर रात दो अपराधियों के द्वारा सॉस की बोतल में पेट्रोल भरकर आरएसएस के दफ्तर के अंदर फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि बाउंड्री से ठीक पहले दोनों बोतल गिर गई। रांची पुलिस ने बताया कि मामले की जानकारी मिलने के बाद घटना की जांच शुरू कर दी गई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार इस घटना में 2 युवक शामिल थे। मामले की जानकारी के लिए एफएसएल सहित कई टीमों को लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा रहा है कि 16 और 17 तारीख की मध्य रात्रि लगभग 12:30 बजे 2 अपराधी कार्यालय के सामने पहुंचे और पेट्रोल बम से हमला करने की कोशिश की। घटना की जानकारी मिलने के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आरएसएस कार्यालय पहुंचे और घटना का जायजा लिया। मौके पर पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस घटना को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की। उन्होंने कहा कि यह घटना एक बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। मांग करते हुए उन्होंने कहा कि तुरंत इसमें पुलिस पिकअप बनाए और पुलिस पूरे मामले की जांच करे। दूसरी मंजिल पर एक नीचे, ये साधारण घटना नहीं है। ये हमारी माँ पे हमला है और जिस नियत से किया गया है, पुलिस प्रशासन को उस नियत का पता लगाना चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें स्पष्ट दिख रहा है एक टैक्सी है और सपोर्ट में एक मोटरसाइकिल भी है। बड़े आराम से एक बार नहीं 2 बार आए हैं। एक बार आए हैं, फिर उसको अपना चेहरा छुपाया है, फिर मारा है, फिर चले गए, फिर वापस आए, फिर गए। माने इनकी योजना लंबी थी। माने आप समझो अगर नीचे वाला का ब्लास्ट हो जाता, ये बम नहीं था, ये पेट्रोल बम था। पेट्रोल बम मतलब आग फैलाना। तो हमारे यहाँ जितने अधिकारीगण हैं वो चपेट में आते। और ये एक इंडिकेटर है कि आप देखो रांची के अगल बगल पिछले 1-2 साल से जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो देश विरोधी या भारत विरोधी जो मानसिकता के लोग पकड़े जा रहे हैं, अब तो ये पुलिस प्रशासन का काम है। डीजीपी से बात हुई है, माननीय बाबूलाल मरांडी जी की हमने भी बात की है, डीसी से बात हुई है। तो हम सब ये मानते हैं कि तुरंत इस पे गिरफ्तार बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। और यहाँ पर पुलिस पिकेट बनाया जाए। और जो भी है कि 2 युवा हैं, मेरे ख्याल से 27-28 साल का एज लग रहा है, 2 लंबे युवा हैं, पकड़कर तुरंत ही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश करे। मेरा तो यही आज मानना है कि एक बड़ी घटना है। अब ये पुलिस प्रशासन को अविलंब करना चाहिए। बड़ी घटना और बड़ी साजिश की ओर इंडिकेट कर। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ बंद कमरे में कथित तौर पर मारपीट और बर्बरता का एक गंभीर मामला सामने आया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिला पुलिस अधीक्षक एसपी ने कड़े कदम उठाते हुए कपाली ओपी प्रभारी समेत 3 पुलिस कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। पीड़ित महिला अल्पना महाली के भाई राहुल महाली ने एसपी को सौंपे आवेदन में आरोप लगाया कि 15 जून को पूछताछ के बहाने उनकी बहन को थाने बुलाया गया था। वहां कपाली ओपी प्रभावी निरंजय कुमार और अन्य पुलिस कर्मियों ने उनके साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की, जिससे महिला को गंभीर चोट आई है। शिकायत के बाद एसपी के निर्देश पर चांडिल एसडीपीओ ने मामले की त्वरित जांच की। जांच में प्रथम दृष्टि दोषी पाए जाने वाले कपाली ओपी प्रभावी निरंजय कुमार और मोहम्मद मुकलेश्वर रहमान और महिला आरक्षी कंचन को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस विभाग के अनुसार इन तीनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है और दोषी पुलिस कर्मियों पर प्राथमिक दर्ज करने की मांग की जा रही है। लोग कपाली ओपी में जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, जिनके निर्देश पर ओपी प्रभारी समेत जितने भी थाना के स्टाफ है, सबका निलंबन चाहते हैं। कि जिस तरह से रात को, ऐसा कोई नियम नहीं है भारतीय संविधान में कि रात को किसी महिला को आप गिरफ्तार करें या फिर पूछताछ के लिए रात को बुलाएं। 6:30 बजे से 11-12 बजे तक और सफेद कागजों में उनसे साइन करवाया गया, मारपीट किया गया। किस केस के तहत?
कौन सा केस दर्ज करके उनके साथ मारपीट किया गया, पूछताछ किया, कौन सा कोर्ट का आदेश था? किसी भी केस नहीं, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है कोपाली ओपी प्रभारी जी का, जो जिस तरह से अपराध को कहीं निरंतर नहीं कर पा रहे। कपाली में जमीन का सैकड़ों मामले लूट जारी है, पर एक साधारण आदिवासी बहन को जिस तरह से मारपीट किया गया सिर्फ डराने और धमकाने के लिए, उनका क्या दबंगई दिखाने का क्या मतलब था? जमशेदपुर के उलिडी ओपी क्षेत्र की खड़िया बस्ती में मंगलवार देर रात गोलीबारी की घटना हुई। इस मामले में घायल हुए राजनगर निवासी देवदास गोड़ा की इलाज के दौरान मौत हो गई। पहले घायल अवस्था में उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा था। प्रारंभिक जानकारी में बताया गया कि गोली उनके गले को छूते हुए निकल गई थी, लेकिन इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद देवदास को अस्पताल पहुंचाने वाले उनके साथी देवाशीष पोदार, नीरज प्रधान तथा एक अन्य को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान तीनों के बयान अलग अलग पाए गए, जिससे पुलिस को घटना पर और भी संदेह हुआ। जांच के दौरान सामने आया कि घटनास्थल उलिडी ओपी अंतर्गत खड़िया बस्ती का है और आपसी विवाद में गोली चली। पुलिस के अनुसार घटना के वक्त सभी लोग शराब के नशे में थे और किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। इसके बाद गोली चली। पुलिस ने घटनास्थल से 4 ग्लास और खून के निशान और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। हमको सुनने में आ रहा है कि घर से 4 बजे लोग निकला है, रात को इन लोग को 3 बजे तक फोन में बात हुआ है। घर वाला फोन कर रहा है, घर का एक ही लड़का है, और जब घर से फोन 3 बजे के बाद इन लोग का मोबाइल स्विच ऑफ हुआ है, उसके बाद से कोई आता पता नहीं। तो अभी हम लोग को थाना प्रभारी जी फोन किए हैं, कितना बजे? 4 बजे, मतलब 4 साढ़े 4 बजे फोन किए, तब हम लोग को पता चला गोली चला है गर्दन में। अब कौन चला है, क्या चला है, तो सर क्या है अभी तो सर डेट कर गया बच्चा। ये सर काम करता था कंपनी में आदिपुर में, दोस्त यार के साथ निकला है, 2 जन निकला है। राजधानी रांची में आरएसएस दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमले की खबर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास घटनास्थल पर पहुंचे। कार्यालय में पदाधिकारियों से बातचीत करने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले की जानकारी ली। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि इस पूरे मामले में उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक से बात की है। मामले के उद्देश्य के लिए एसआरटी के गठन की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जिहादी मानसिकता वाले अभियुक्तों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले में डीजीपी और राज्य के डीसी से बात की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है, पुलिस प्रशासन को गंभीरता दिखाते हुए तत्काल गिरफ्तारी करनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां राष्ट्र निर्माण और मनुष्य निर्माण के काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में जिस तरह हमला जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उस घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और मुझे लगता है कि राज्य गठन के बाद या अविभाजित बिहार भी, जब झारखंड और बिहार एक था, तब भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि राज्य की राजधानी में इस तरह के आरएसएस के कार्यालय में पेट्रोल बम के द्वारा हमला हो। मैंने अभी जो हमारे प्रांत प्रचारक हैं उनसे जानकारी ली, वो बगल के रूम में ही सोए थे। अगर वो बम फटता तो निश्चित रूप से जान माल की भी क्षति होती। तो मैं सरकार से और मैंने तुरंत अभी डीजीपी से बात की है कि अविलंब एसआईटी गठन करके अविलंब जिहादी मानसिकता के जो अभियुक्त हैं उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी तरह की किसी भी सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक संगठन पर दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। ना राज्य की राजधानी, यहाँ तो डेली हत्या हो रही है, ना कोई एसपी ना डीएसपी कोई मूवमेंट करता फील्ड पे। और रांची राजधानी, जहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति, जहाँ पूरी सरकार चीफ मिनिस्टर से लेकर डीजीपी चीफ सेक्रेटरी, उस रांची की स्थिति क्या। और अभी जानकारी मिली, कुछ लोग ने जानकारी दी, अभी 1 सप्ताह पहले एक और घटना इसी तरह का पेट्रोल पंप पर उस धार्मिक स्थान पे किया गया। तो सरकार को इस पर त्वरित बिना लाग लपेट के जो जिहादी मानसिकता का सरना स्थल ये झारखंड बनने जा रही है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। ये झारखंड हमारा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये जिहादी स्थल को यहाँ कोई स्थान नहीं।
उन्होंने बताया कि एक बम तो ये लोगों ने ऊपर मारा जो फूट गया था, नीचे वो फूटा और सीसीटीवी कैमरा में दिखता है फिर वो दोनों लड़के वापस लौटे। तो ये जानकारी मिली तो स्वाभाविक है कि भाई संघ कार्यालय में अगर कोई इस प्रकार की हमला होता है तो सिर्फ संघ कार्यालय मतलब एक संगठन के दफ्तर पर, और वो भी हिंदू संगठन के दफ्तर पर अगर हमला होता है तो छोटी मोटी कोई घटनाएं नहीं, ये बड़ी घटना है। उसके बाद डीजीपी से भी हम लोगों ने बात की, एसपी से भी हमने बात की और डीसी से भी बात की है और डीएसपी तो यहाँ आए हुए थे, मिले भी हो। हम सब लोगों ने एक तो कहा है कि भाई आप जितने जल्दी हो सके वो जो दोनों अपराधी जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उसको पकड़े, और दूसरा कि इस क्षेत्र में पुलिस पिकेट हो या किस प्रकार की व्यवस्था हो सके ताकि फिर आइंदे इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। राजधानी रांची में राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को दिन भर चली बैठक के बाद गठबंधन के सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि मुख्यमंत्री के सामने मॉक पोल हुआ जिसमें झामुमो के प्रत्याशी बैजनाथ राम को 29 और कांग्रेस के प्रत्याशी को 27 वोट मिले हैं। माले विधायक अरूप चटर्जी बैठक में नहीं आ पाए, लेकिन उनका वोट मिलने के बाद सारी स्थिति इंडिया गठबंधन के अनुकूल हो गई। उन्होंने कहा कि इसी पैटर्न पर 18 जून को मतदान होगा। भाजपा पर हमला बोलते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद इन्हें अपना एक उम्मीदवार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि निंदनीय प्रत्याशी परिमल नथवानी जी यदि जीत जाते हैं तो वह भाजपा की जीत कहलाएगी और अगर हार जाते हैं तो वह उनकी व्यक्तिगत हार बताया जाएगा। बैठक से निकलने के बाद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आज अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि 18 जून को आने वाले परिणाम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस के प्रभावी और वरिष्ठ नेता राजू ने भी राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की दोनों उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला। उनका एमएलए पर उनका भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ, मैं भी उसलिए उनको होटल में रखा। मेरा हमारा एमएलए पर हमारा पूरा भरोसा है। आज डिसाइड है, दोनों गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, वो तो पहले डे 1 से डिसाइड है। अब कोई नई बात नहीं है, हम लोग केवल चाय पार्टी पाए थे और डे 1 से डिसाइड है कि तो गठबंधन के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। बीजेपी के लोगों को जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है अपने आप को और एक निर्दलीय प्रत्याशी के पीछे जा रहे हैं और उनकी अपनी राजनीति, उस पर हम क्या कमेंट्स करेंगे। उनके खुद को अपने विधायकों पर विश्वास है। ये देश की ऐसी पार्टी बीजेपी पार्टी जो आज पूरे देश भर में विधायकों का खरीद फरोख्त कर रही है, सांसदों को डरा रही है, धमका रही है और पार्टियों को तोड़ने का काम कर रही है, वैसे पार्टी को हम लोगों ने झारखंड में इतना भयभीत पहले कभी नहीं देखा है और झारखंड में इनको पता चल गया है कि इनका हश्र क्या होने वाला है, इसीलिए इनको होटल में जाना पड़ रहा है। वहाँ पे सभी विधायकों को ये लोग वहाँ पे रुकवा रहे हैं। बट खैर 18 तारीख को जो भी नतीजा आएगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जीत को सुनिश्चित करेगा, गठबंधन की जीत को सुनिश्चित करेगा। मॉक पोल हुआ। मॉक पोल में जेएमएम के प्रत्याशी श्री बैजनाथ राम जी को 29 वोट, 1 वोट रविंद्र महतो जी जो हमारे स्पीकर हैं वो वहाँ वोट कास्ट करेंगे। यहाँ आना उनका संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं था, तो मान के चलिए 30 और 27 वोट कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में। एक वोट उन्होंने कहा अरूप चटर्जी जी, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आज हम नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे, लेकिन माले के 1 वोट हम सबों को मिला तो 27 हो गया। तो इस दृष्टिकोण से तो फिर अब कोई संशय रहा ही नहीं। एक भी वोट मॉक पोल में रिजेक्ट नहीं हुआ। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित लंबा मैदान इलाके में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं एसपी पीयूष पांडे ने बताया कि टेल्को थाना क्षेत्र में महिला से सोने की चैन छिनताई कर फरार हुए बाइक सवार की सूचना मिलने पर पुलिस ने सभी थानों को अलर्ट कर दिया और एसएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में घेराबंदी की।
बारीडी चौक और सूर्य मंदिर के पास संगीत बाइक सवार 2 युवकों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे भागने लगे। इसी दौरान एक आरोपी गब्बर ने पुलिस टीम पर पिस्तौल से फायरिंग कर दी, लेकिन इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ। पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। बाद में पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि सामान कहां पर छुपा कर रखा गया है। उसी को रिकवर करने के लिए जब पुलिस टीम गब्बर को लेकर उस स्थान पर गई और सामान लेकर वापस रिटर्न आ रही थी, तभी वापसी के दौरान एक अधिकारी की रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाने लगा, जिसके जवाबदेही पर कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें गब्बर के पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कई चैन छिनताई की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। वहीं फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बाइक में अपराध को अंजाम देने लगे। उनकी निशानदेही पर सिद्धगोड़ा क्षेत्र में फर्जी नंबर प्लेट और चोरी की चैन बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी में गब्बर के खिलाफ 6 और मंजीत पर 4 आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने उनके पास से एक पिस्तल, मैगजीन, मोटरसाइकिल, फर्जी नंबर प्लेट, सोने की चैन और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। 5 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि टेल्को थाना क्षेत्र में एक महिला से चेन को छीनकर एक अपाचे बाइक पर 2 अपराधकर्मी भागे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए तुरंत एसपी क्वार्टर 1 को एक्टिवेट किया गया और उन्होंने सभी थानों को अलर्ट किया और तुरंत वहाँ पर चेकिंग लगाई गई। उससे हम लोगों को ये पता चला कि बारेडी चौक और सूर्य मंदिर के आसपास एक संदिग्ध मोटरसाइकिल है। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो लोग भागने लगे और उसके बाद जब उन लोगों को लगा कि पकड़े जाएंगे तो उसमें से एक आरोपी, जिसका नाम गबरू है, गबरू उर्फ हरपाल सिंह, उसने अपने पास एक पिस्टल रखी हुई थी और वो पिस्टल लगा के पुलिस टीम पर फायरिंग किया। उसके बाद उन दोनों लोगों को उसमें पुलिस को कोई हार्म नहीं हुआ और उसके बाद इन दोनों को ओवर पार करके कंट्रोल कर लिया गया और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से जब इंटरोगेट किया गया तो कन्फेशन में इन्होंने कई थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को स्वीकारा और उन्होंने ये भी बताया कि बाइक्स के ऊपर फर्जी नंबर प्लेट लगा के ये उन बाइक्स को यूज़ करते हैं। इसमें अन्य अपराध कर्मियों की संलिप्तता भी सामने आ रही है, जिस पर हम लोग अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी किए हुए हैं। उसके बाद जब एक बार सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए और जो आर्टिकल्स थे और फर्जी नंबर प्लेट की रिकवरी के लिए जब इनको सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में उस जगह पर ले जाया गया तो जहाँ पर वो नंबर प्लेट वगैरह हम लोग को मिला और वहाँ पर वो चेन भी मिली, तो उसी क्रम में एक पुलिसकर्मी के पास से एक पिस्टल को दोबारा उसी अपराधकर्मी के द्वारा छीन लिया गया और उसके बाद पुलिसकर्मी और पुलिस दल के ऊपर फायरिंग की गई। तो उसको पहले आत्मरक्षार्थ उसको वार्निंग दी गई और नहीं मानने पर फिर उनके ऊपर भी पुलिस दल के द्वारा फायरिंग किया, जिसके उसके पैर में गोली लगी और वर्तमान में वो एमजीएम अस्पताल में इलाजरत है। ये इस संबंध में टोटल 2 केसेस रजिस्टर किए गए, एक चेन स्नैचिंग का और एक तीसरा ये फायरिंग का। इसमें हम लोगों को ये भी पता चला है कि इनका आपराधिक इतिहास है। जो हरपाल सिंह उर्फ गबरू है, इसके ऊपर 6 केसेस हैं और मंजीत सिंह के ऊपर 4 केसेस हैं। इसकी डिटेल्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। हमको टोटल एक देसी ऑटोमेटिक पिस्टल इन लोगों के पास से मिली है, 7.65 mm का एक कारतूस मिला है, एक मैगजीन मिली है, अपाचे मोटरसाइकिल जिसका यूज़ करके लोग भाग रहे थे वो बरामद कर ली गई है, एक सोने की चैन जिसको लूटा गया था वो मिली है, नंबर प्लेट मिले हैं और पेपर स्प्रे, काली मिर्च वाला जो स्प्रे है जिसको ये लोग यूज़ करते हैं वो भी इनके पास से बरामद हुआ है। पोटका में मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्दपूर्वक वातावरण में संपन्न कराने को लेकर कोवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं समाज के गणमान्य लोग भाग लिए। बैठक की अध्यक्षता मुसाबनी डीएसपी ने की। इस दौरान मुहर्रम पर्व को शांति, सौहार्द एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाने पर विस्तार से चर्चा की गई। उपस्थित सदस्यों ने अपने अपने सुझाव भी रखे। डीएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक खबर को बिना सत्यापन के साझा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुहर्रम पर्व गर्म का पर्व है, इसलिए जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से निकाला जाएगा तथा निर्धारित मार्ग ही पालन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में जुलूस मार्ग में बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही मुहर्रम जुलूस में डीजे के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाई गई है। बैठक में थाना क्षेत्र के एकमात्र लाइसेंस मुहर्रम जुलूस आयोजक गंगाडी मुहर्रम कमेटी की प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर डीएसपी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पूर्व सूचना के बावजूद शांति समिति की बैठक में शामिल नहीं होना गंभीर विषय है और इसे समिति की अवहेलना माना जाएगा। 26 तारीख को मुहर्रम होना है, 26 जून को। उसको लेकर आज कोवाली थाना में शांति समिति का बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें शांति समिति के सभी मेंबर, सीओ पोटका, थाना प्रभारी कोवाली और मैं पुलिस उपाधीक्षक मुसाबनी उपस्थित था।
साथ में सभी मीडिया बंधु और यहाँ के शांति समिति के मेंबर उपस्थित थे। इसमें प्रशासन की तरफ से यही दिशा निर्देश है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ हम लोग को मुहर्रम का पर्व मनाना है। उसमें कुछ दिशा निर्देश जो है वो हम पुलिस उपाधीक्षक मूसा वनी के रूप में यही देना चाहते हैं कि हम लोगों के जो एरिया में यहाँ जो कोतवाली थाना क्षेत्र में जो मुहर्रम का पर्व आयोजन होता है उसमें एक चीज़ है कि अफवाहों पे कभी भी हम लोग को ध्यान नहीं देना है। अभी आज सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारा व्हाट्सएप से फेसबुक के माध्यम से जो अफवाह आता है उसमें हम लोग को ध्यान नहीं देना है। दूसरा है कि हम लोगों को किसी भी नया रूट का चयन नहीं करना है, जो हम लोग का ट्रेडिशनल रूट है उसी रूट को फॉलो करना है। तीसरा है कि इसमें डीजे वगैरह का प्रचलन नहीं है, तो डीजे बजाना भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी गाइडलाइंस है कि डीजे को प्रिवेंट किया गया। माननीय उच्च न्यायालय झारखंड सरकार का भी झारखंड में भी ये गाइडलाइन आया है। उसके बाद से हम तो सभी मतलब क्योंकि एक ही यहाँ पे लाइसेंस वाले जो जुलूस है उनका निकलना होता है, तो हम उनसे यही अपील करेंगे यहाँ के आसपास के जितने भी मतलब मुहर्रम पर्व से संबंधित सभी श्रद्धालु उनसे हम यही अपील करेंगे कि शांतिपूर्वक मनाएं। किसी प्रकार का आपसी वेमनेस हो तो उसको हम लोग प्रशासनिक स्तर से सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन आप फेस्टिवल बहुत शांतिपूर्वक मनाएं। और हमको पूरा उम्मीद है कि यहाँ के लोगों का सहयोग से, सारी मीडिया सभी भाई बंधुओं के सहयोग से हम लोग इस पर्व को जो है बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे से मनाएंगे। वहीं अभी के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।